नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पार्क एडुकॉर्प पर। मैं प्रवीण चौबे फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। और जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर एक पूरी सीरीज चलाएंगे। जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सबके बारे में बात करने वाले हैं। और अब तक पिछली क्लासेस में हमने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में डिस्कस कर लिया है। और आज की क्लास में हम जिस महान स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहे हैं, उनकी मृत्यु तो स्वतंत्रता से पूर्व हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु की चर्चा आज भी कहीं ना कहीं हमें अखबारों में, टीवी चैनलों में, संसद भवन में, विधानसभाओं में सुनने को मिलती है। आज भी ये कहा जाता है कि इनकी मृत्यु से संबंधित कुछ बातें ऐसी हैं जो साबित नहीं हो पाई हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिनको प्यार से हम लोग नेताजी कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए, बोस का जन्म 23 जनवरी 1987, जो वर्तमान का कटक है, उड़ीसा में पड़ता है, जानते हैं आप। लेकिन उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। और आपको ऐसा मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि स्वतंत्रता से पहले प्रेसिडेंसीज में बटे हुए थे और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर उड़ीसा और बिहार तक के हिस्से आते थे। तो इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और इनकी मदर का नाम प्रभावती दत्त था। एक कायस्थ फैमिली से संबंधित थे, कायस्थ परिवार से संबंधित थे। पारिवारिक स्थिति इनकी अच्छी थी और पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार थे। इसलिए 1919 में आईसीएस एक परीक्षा होती थी, जो जैसे आज का आईएएस है। उस समय ये परीक्षा अंग्रेज सरकारों के द्वारा स्थापित कराई जाती थी। इसका लंदन में पेपर होता था और प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ा पद था ये। उस परीक्षा में शामिल होते हैं और पूरी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों में चौथी रैंक हासिल करते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 22-23 साल सिर्फ उम्र हुआ करती थी आईसीएस बनने की, तो उस समय इनकी जो रैंक आती है वो चतुर्थ रैंक आती है। तो कितने होशियार और कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार रहे होंगे। देखिए, हालांकि आईसीएस तो बन जाते हैं, पोस्टिंग भी हो जाती है, लेकिन कहा जाता है कि जिसके मन में देश के लिए प्यार है वो देश के अलावा कुछ नहीं सोच पाता। और इनके मन में देश के लिए इतना प्यार था कि जब इनको लगा कि अब तो इनको अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ेगी, तो इन्होंने आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र दे करके 1921 में वापस भारत आ गए और इन्होंने प्रण किया, दृढ़ निश्चय किया कि उस अंग्रेजी सरकार से जब तक भारत को स्वतंत्र नहीं करवा लेते तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और भारत आने के बाद कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। ठीक है, देखिए इनकी यहां पे मुलाकात होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इनकी मुलाकात होती है चित्तरंजन दास से। देखिए, पूछता है क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे इनके राजनैतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास के कहने पर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और 1923 में इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इसी साल जो बंगाल की कांग्रेस कमेटी है उसके सचिव चुन लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें कि एक तो इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और इसी साल बंगाल कांग्रेस कमेटी के सचिव चुन लिए जाते हैं। चित्तरंजन दास से मुलाकात के बाद कांग्रेस में आते हैं और चित्तरंजन दास को ये अपना राजनैतिक गुरु मानते हैं। देखिए, बात करेंगे 1924 में कोलकाता के मेयर चुने गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछता है। और एक चीज और जानिएगा कि 1924 के बाद 1930 में भी सेम पोस्ट के लिए दोबारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो 2 बार मेयर बने, एक बार 1924 में और दूसरा
30 में। ये तो अक्सर आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये वाली चीज नहीं मिलेगी, कम किताबों में लिखा होता है। तो याद रखिएगा कि 2 बार कोलकाता के मेयर रहे। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि 1924 के बाद जब एक गांधी जी के संपर्क में आए, तो 1924 से लेकर के और 1938 तक गांधी के प्रबल समर्थकों में से रहे। गांधी के समर्थन से और गांधी के लगभग सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और गांधी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। लेकिन दोनों में थोड़ा सा एक अंतर था। कई बार इनके मन में ऐसा प्रश्न आ जाता था कि कई बार जब ऐसा होने वाला होता है कि हमें आजादी मिल सकती है या हमें ज्यादा जोर लगाना चाहिए, तो गांधी जी पीछे हट जाते हैं। इस चीज को लेकर थोड़ा सा मतभेद था और ये मतभेद बढ़ते बढ़ते 1938 तक, या यूं कहें कि 1939 तक आते आते इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक समय ऐसा आया कि गांधी जी के विचारों को छोड़कर इन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए कुछ नए रास्तों को चुनना शुरू कर दिया, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, 1938 बेहद महत्वपूर्ण साल है एग्जाम के लिए भी। हरिपुरा एक जगह है गुजरात में, बारदौली के पास, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है पहली बार। ठीक है, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यहां तक तो बात ठीक थी। अब यहां पर स्थितियां ऐसी बनने लगी कि जर्मनी अन्य देशों पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। जर्मनी और ब्रिटेन दुश्मन है, भारत पे ब्रिटेन का शासन है। गांधी जी जो है अब देश की आजादी चाहते हैं, तो इनको वही कहावत कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बोस चाहते थे कि जर्मनी के साथ मिलकर भारत पे दबाव बनाया जाए। यहीं पर गांधी के साथ इनके विचारों में मतभेद पैदा हुआ और अगले साल कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन होता है। मध्य प्रदेश में एक जगह है। त्रिपुरी सेशन में होता क्या है, बोस फिर से अध्यक्ष पद के लिए खड़े होते हैं और गांधी चाहते हैं, देखिए गांधी जी के समर्थक थे पट्टाभी सीतारमैया। गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़े और सब लोग इनका समर्थन करें। गांधी जी के समर्थन के बावजूद पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में बोस के द्वारा हरा दिया जाता है। यानी कि कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी के समर्थित उम्मीदवार बोस के खिलाफ चुनाव में हार जाते हैं। इससे परिणाम क्या निकलता है कि जो अधिकतर नेता थे कहीं ना कहीं वो बोस से कटने लग जाते हैं, जिसमें नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग हैं कि गांधी के खिलाफ चले गए बोस। और इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होकर के 1939 में ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं और एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिसका नाम रखा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए, पूछ ले फॉरवर्ड ब्लॉक किस तरह का संगठन था, तो आप बताएंगे इट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी। एक राजनैतिक संगठन था जो चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने बनाया था। लेकिन आप ध्यान रखिए कि 1939 में ही क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखिए क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का भारत पे कब्जा था और अंग्रेज जो यहां पर अंग्रेजों की सेना थी उसमें कौन लोग शामिल थे, ज्यादातर उसमें कौन थे, भारतीय थे। अब इन्होंने भारतीयों को क्या किया, जो जर्मनी और जर्मनी के समर्थक देश थे उनके खिलाफ भारतीयों को युद्ध में ढकेल दिया कि आप युद्ध कीजिए। इससे बोस बहुत नाराज हुए, बहुत दुखी हुए और इन्होंने सोचा कि इस विश्व युद्ध को एक अवसर में बदल दिया जाए, अंग्रेजों का विरोध कर दिया जाए। गांधी से मिलते भी हैं, कहते हैं, लेकिन गांधी कहते हैं कि यह नैतिकता के खिलाफ है। सत्याग्रही थे। गांधी की इस बात से बहुत दुखी होते हैं कि हमारा दुश्मन है, लेकिन गांधी जी को अभी भी नैतिकता की पड़ी हुई है।
हालांकि उसके बाद इनके विचारों में कभी मेल नहीं हुआ और उसके बाद इन विरोधों, अब ये अंग्रेजों का विरोध कर रहे होते हैं। तो देखिए जो हमारे सर हैं संदीप सर, वो कुछ बड़ी सुंदर सुंदर पिक्चरें लेके आए हैं आपके लिए नेट से। तो यहां पर देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के समय की एक इमेज है बोस की। तो यहां पर जब ये विश्व युद्ध शुरू होने वाला है तो 1940 में अंग्रेजों के विरोध के कारण कोलकाता में इनको नजरबंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट कई सारी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, लेकिन ये मानने वाले थे नहीं। 1941 में एक देखिए उधर विश्व युद्ध चल रहा है, 1945 तक विश्व युद्ध चला है। 1941 में एक पठान का वेश बना करके अफगानिस्तान चले जाते हैं। एक्चुअल में इनको जाना कहां है? जाना है इनको रूस। रूस इसलिए जाना चाहते थे कि इनको लगता था कि रूस जो है वो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ इनकी मदद करेगा, लेकिन रूस से इनके हाथ में निराशा हाथ लगती है और रूस के बाद वहां से रोम होते हुए कहां चले जाते हैं? जर्मनी चले जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जर्मनी जाने का इनका क्या उद्देश्य रहा होगा। जर्मनी जाकर ये हिटलर से मिलना चाहते हैं और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मदद चाहते हैं। ठीक है, अब जब ये जर्मनी पहुंचते हैं तो जो इनका प्रसिद्ध नाम है, जिसको आप लोग प्यार से इनको नेताजी बुलाते हो, वह प्रसिद्ध नाम जर्मनी की जनता ने ही इनको दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जर्मनी की जनता ने इनको नेताजी कहकर संबोधित किया। और जर्मनी में इन्होंने दो संगठन की स्थापना की। एक था फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडिया लीगन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फ्री इंडिया लीगन या फ्री इंडिया सेंटर, ये जर्मनी में बनाई गई संस्थाएं थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस संस्था के माध्यम से उन भारतीयों को अपने साथ मिलाते थे जो या तो अंग्रेजी सेना के बंदी बनाए हुए थे, जो अंग्रेजी सेना में थे, या वहां रहने वाले लोग, और इनको एक अवसर के रूप में विश्व युद्ध को बताते थे कि किस तरीके से यह विश्व युद्ध जो है हमारे लिए स्वतंत्रता की राहें बना सकता है। इसी दौरान देखिए यही जर्मनी में ही इनकी मुलाकात होती है हिटलर से। याद रखिएगा, हिटलर से भी मिले थे। ठीक है, तो हिटलर से मिलने के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वहां पर 2 साल बिताने के बाद इनको जापान से कुछ लोगों का बुलावा आता है कि आप आइए और यहां पर आप कुछ सेनाएं बनाई गई जिनका नेतृत्व कीजिए और भारत को आजाद करवाइए। तो 1943 में जापान चले जाते हैं। अब याद रखिएगा कि जापान भी जो है युद्ध में जर्मनी का दोस्त था, यानी जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। यानी जापान का भी दुश्मन कौन था? ब्रिटेन था। और भारत पे किसका शासन था? ब्रिटेन का। तो जापान युद्ध में जो है वो भारतीयों की सहायता के लिए तैयार हो गया। अब देखो यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है। एक व्यक्ति थे कैप्टन मोहन सिंह, ये ब्रिटिश सरकार में सेनापति की भूमिका में थे, यानी इनके अंडर कुछ सेना थी जो लड़ रही थी और इनको जापान में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये गिरफ्तार थे और वहां पर जापानियों ने इनके सामने एक प्रपोजल रखा था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको आप नेतृत्व दीजिए ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में। इसके लिए कैप्टन मोहन सिंह तैयार हो जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं, जिसको INA बोला गया। बाद में यही INA जो है किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आजाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जानते हैं आप लोग आजाद हिंद फौज, जिसको हम लोग अक्सर सुभाष चंद्र बोस से जोड़ के देखते हैं, लेकिन उसकी स्थापना जो है एक ब्रिटिश सेनापति जो बाद में कैदियों के साथ युद्ध लड़े कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। और इसी समय एक संस्था और बनाई गई थी, उस पर भी आपको बता दूं थोड़ा सा। देखिए रास बिहारी बोस, ये सिंगापुर में थे और इन्होंने बनाया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने
सुभाष चंद्र बोस को इन सभी का नेतृत्व सौंप दिया। ठीक है, इन सबका नेतृत्व किसके हाथ में आ गया? सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ गया। और सिंगापुर आते हैं बोस और वहां से बर्मा आ जाते हैं। बर्मा में एक सभा होती है और बर्मा में 1944 में एक सरकार की स्थापना की जाती है। सरकार देखिए किसी देश के लिए होती है, तो इसको समझिएगा आप। एक सरकार बनाई जाती है जिसका नाम दिया गया आजाद हिंद गवर्नमेंट। ठीक है, आजाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना हुई और इसको बहुत सारे देशों ने, जैसे जर्मनी, इटली, जापान, इन सभी ने मान्यता दी एज ए कंट्री के रूप में, यानी भारत सरकार के रूप में। कुछ और इसके अलावा भी 7-8 और देश हैं जिन्होंने इस आजाद हिंद गवर्नमेंट को मान्यता दी थी। इसमें चीन भी था। उन्होंने ब्रिटिशों के अगेंस्ट जाकर के भारत को इस सरकार के लिए, भारतीय सरकार के लिए मान्यता दे दी। और इसी समय जापानियों ने भारत के अंडमान निकोबार इन द्वीपों पर हमला करना शुरू कर दिया। भारत के लोग भी जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे हमला कर रहे थे। इसी समय 2 प्रसिद्ध नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो। दिल्ली क्यों जाना था पता है? दिल्ली से झंडा फहराना था भारत का। और कह रहे थे कि मुझे आपके ब्लड की जरूरत है, यानी आप मेरे साथ युद्ध लड़िए और मैं आपको इसके बदले में आजादी दूंगा। ठीक है, देखिए जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई, सारे मिलकर के एक साथ आ गए, INA और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो उसके अंदर बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का या झांसी रेजिमेंट का स्थापना किया, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था। अब एक चित्र है, मैं फिर से धन्यवाद दूंगा सर को कि इतना बेहतरीन चित्र लेकर के आए हैं। देखिए ये लक्ष्मी स्वामीनाथन है और एक चीफ कमांडर है इसके, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो अब आप समझिएगा कि जो लक्ष्मी स्वामीनाथन थी या जो ये लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी, ये दुनिया की पहली रेजिमेंट थी किसी युद्ध में महिलाओं के लिए। ठीक है, भारत की बात करें तो है ही, लेकिन विश्व में भी इससे पहले किसी महिला रेजिमेंट का आविष्कार या निर्माण नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, जापानियों ने भारत के 2 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, अंडमान और निकोबार द्वीप। और बोस के कहने पर उसका जो दोनों द्वीप थे वो भारत को सौंप दिए गए या बोस को सौंप दिए गए। और अंडमान द्वीप का नाम बोस ने रखा शहीद और निकोबार का नाम रखा स्वराज। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी दौरान सिंगापुर में ऑल इंडिया रेडियो पर बोलते हुए पहली बार गांधी जी को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि आज जो है ये देश जाग गया है राष्ट्रपिता। और वहीं से आज तक हम लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और कहां से कहा था? सिंगापुर में कहा था। ठीक है, अब देखिए 1944 तक आते आते पहले जर्मनी, फिर जापान की हार होने लगी और परिस्थितियां बिल्कुल अगेंस्ट हो गई। अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही जो मित्र राष्ट्र थे, जो ब्रिटेन वगैरह थे, फ्रांस वगैरह थे, इनकी स्थिति अच्छी हो गई और जापान की भी हार हो जाती है। धीरे धीरे जो द्वीप वगैरह इन्होंने जीते होते हैं, फिर से अंग्रेजों का इन पे कब्जा हो जाता है। और इसी दौरान 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा एक जगह है जो वर्तमान का ताइवान आप जानते हैं, यहां पर एक जहाज दुर्घटना होती है। इस पे तमाम थ्योरीज हैं। कहा गया कि उस समय वहां पर किसी दुर्घटना का प्रमाण नहीं है, या कोई राजनीतिक साजिश थी इनके खिलाफ, या ये वहां पे मरे ही नहीं, जिंदा थे। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में देखे गए। इस तरह की बातें इनके बारे में बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो इनके बारे में हमें जानना है कि एक जहाज दुर्घटना में फार्मोसा में माना जाता है कि महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का डेथ हो गया था। अच्छा, एक दो चीजें इनके बारे में और जान लीजिए कि गांधी जी ने इनको देशभक्त कह के संबोधित किया था। कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी गांधी ने इनको क्या कहा? देशभक्त। और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक की उपाधि दी थी।
सीधा प्रश्न आ जाए देश नायक किसके लिए प्रयुक्त शब्द है, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस या नेताजी के लिए। और इनकी जीवनी के लेखक हैं अलेक्जेंडर वर्थ, और इनकी किताब जो इनके ऊपर किताब लिखी गई, इनकी जो जीवनी लिखी गई है, अ बीकन अक्रॉस एशिया। बीकन होता है जो प्रकाश स्तंभ होता है इस तरह से, लाइट हाउस टाइप का, तो इनके जो जीवनी है उसका नाम है अ बीकन अक्रॉस एशिया। और एक चीज और, इनकी एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, ये 1930 के आसपास इन्होंने लिखी थी, जिसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो इनके बारे में आज की क्लास में हमने इतना सब कुछ सीखा, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इस तरह की और वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।